Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. This is your 7th lecture of chapter solution for class 12th. In last lecture, we have understood RLVP, first colligative property, relative lowering in vapor pressure. Okay, we have seen that in Raoult's law there are two cases arises. One, when volatile solute and volatile solvent added in a solution, and the case second, if we non-volatile solute and added to volatile solvent. So after discussion in last lecture, we have concluded what is RLVP, relative lowering in vapor pressure. So in this chapter we are moving towards colligative property. So first colligative property have already been covered by us, that is relative lowering in vapor pressure, and next three are elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. So before going to that topic, which are not very complicated after understanding that what is ideal or what is non-ideal solutions. Okay, so first we will cover first we should see the definition of colligative property. Any homogeneous solution are those which only depends upon the quantity of solute is called colligative property. जिसमें जो है कोई भी ऐसा होमोजेनियस सॉल्यूशन लेंगे जिसकी प्रॉपर्टी क्या हो, डिपेंड करती हो सिर्फ और सिर्फ उसमें कितना सॉल्यूट डाला गया है, उसके नेचर से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी कितना डाला गया है सॉल्यूट की उसके ऊपर उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। ऐसे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इस तरह की प्रॉपर्टी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है ना। तो हमने ये बताया था द नेचर ऑफ सॉल्यूट डज नॉट अफेक्ट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, द नेचर ऑफ सॉल्वेंट में अफेक्ट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्वेंट का नेचर अफेक्ट कर सकता है, सॉल्यूट का नेचर अफेक्ट नहीं कर सकता। जैसे सॉल्वेंट मोर वोलेटाइल है या लेस वोलेटाइल है, ठीक है ना, ये सब नेचर उसका होगा, वो अफेक्ट करेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को। अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब हम लोग तीनों सीख लेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारी चीज़ें समझ लेंगे तो ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग को क्या हमारा टारगेट आज का है कि आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन को अच्छे से समझ लें। जिसने इस पॉइंट को अच्छे से समझ लिया फिर इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा, वो एकदम आसानी से पूरा चैप्टर समझ लेगा, अंडरस्टैंड कर लेगा। ठीक है, तो RLVP थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था जिसको हम लोग समझ लिए। RLVP का फार्मूला हम लोग जानते हैं, चेंज इन प्रेशर अपॉन ओरिजिनल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। जैसे ये फार्मूला था, कितना प्रेशर में चेंज आया अपॉन कितना ओरिजिनली प्रेशर था ए का, है ना, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्रेजेंट इन सोल्यूशन। ये सारी चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में RLVP की डिस्कस की है। जिसको थोड़ा भी प्रॉब्लम हो, नहीं डाउट हो, वो जा करके उसको देख ले। हम लोग का ये टारगेट है आज के लेक्चर में कि कैसे हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन को समझ लेते हैं। ओके, तो ये हम लोग का बहुत ही मेन टॉपिक समझिए आ गया है ना। ये जिसने समझ लिया उसने समझ लीजिए किस चैप्टर में महारत हासिल कर ली है। तो आइडियल सोल्यूशन क्या होता है? आइडियल सोल्यूशन आर दोज विच फॉलोज द राउट्स लॉ फॉर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। अब हम लोग कई पॉइंट देखेंगे। आइडियल सोल्यूशन सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा, हम लोग 5-6 पॉइंट देखेंगे, फिर हम लोग डिफाइन करेंगे कि आइडियल सोल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है ना। तो आप लोग अभी अपना टारगेट सेट करिए कि एक एक पॉइंट हम लोग को समझते जाना है कि क्या क्या अगर कंडीशन होगी किसी सोल्यूशन की तो वो आइडियल सोल्यूशन कहलाएगा। ओके, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहा, आइडियल सोल्यूशन आर दोज विच फॉलोज द राउट्स लॉ फॉर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब समझ रहे हैं, राउट्स लॉ का हम लोग ग्राफ देखे थे कुछ ऐसा, है ना, उसमें 3-3 ग्राफ को एक ही में मर्ज कर दिए थे। ये PA का ग्राफ था, ये PB का ग्राफ था, ये PA का ग्राफ था और ये P टोटल का ग्राफ था, है ना। उसमें क्या था, PA का इस वाले केस में हम लोग का प्रेशर क्या है, कम है, और PB का प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। ठीक है ना, एक और ऐसे ही बनाए थे, उसमें PA का प्रेशर ज़्यादा था और PB का कम था, है ना। मतलब PB नॉट ग्रेटर था, PA नॉट लेस, मतलब इस केस में है। देखिए यहाँ पे जो PB का ये ग्राफ दिख रहा है ना, बढ़ते 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 एक समय ऐसा होगा जब मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना हो जाएगा, 0। मोल फ्रैक्शन ऑफ B 0 हो गया तो XA1 हो गया, XA1 हो गया तो A का प्रेशर क्या होगा, यहाँ PA नॉट कुछ, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो गई, ये गड़बड़ हो गया। अगर यहाँ पे XA1 है तो
पी ए नॉट सबसे ज़्यादा होगा ना, तो ये पी ए का ग्राफ होगा, ये पी ए का ग्राफ होगा और ये पी बी का ग्राफ होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे जब एक्स बी जीरो है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सोल्यूशन जीरो है, तो प्रेशर ऑफ बी भी जीरो होगा, ठीक है ना। यहाँ पे गलत लिख गया था, ठीक है। यही होता है कॉन्सेप्ट, अगर अच्छे से समझे रहेंगे तो आप कोई भी गलती होंगे तुरंत पकड़ लेंगे, ठीक है। इससे कोई मैटर नहीं है बेटा, छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं। चलिए, तो ये पी बी का ग्राफ है और ये पी ए का ग्राफ है। पी ए का ग्राफ मतलब कंसंट्रेशन जब हमने ए का इतना लिया तो ए का प्रेशर इतना रहेगा। ए का प्रेशर जो मोल फ्रैक्शन इतना है, मतलब कंसंट्रेशन की मोल फ्रैक्शन टर्म है, तो पी ए का प्रेशर इतना होगा। मोल फ्रैक्शन मान लीजिए यहाँ कहीं है तो 0.75 के बराबर होगा ना, यहाँ 1 है और यहाँ 0.5 है, तो यहाँ कहीं 0.5 के बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो उस समय पी ए का प्रेशर कितना होगा, सोल्यूशन में इतना होगा। यहाँ पे अगर कुछ मोल फ्रैक्शन है तो इतना प्रेशर होगा। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कम्प्लीटली ए का ही सिर्फ मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है, बी जीरो हो गया, तो क्या हो जाएगा, ए का प्रेशर इतना हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम। इसी को हम क्या बोलते हैं, पी ए नॉट। ये कब आएगा, जब सिर्फ और सिर्फ ए ही प्रेजेंट है किसी मतलब सॉल्यूशन में, मतलब सॉल्वेंट में सिर्फ और सिर्फ ए ही प्रेजेंट है, बी है ही नहीं, तो इतना पी ए नॉट ये प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से पी वी की बात किए थे, पी वी यहाँ पे जीरो है तो प्रेशर भी जीरो है। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ इधर चलेंगे, इधर ए बढ़ रहा था तो इस साइड चलेंगे तो बी बढ़ेगा। देखिए इधर जाते 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 यहाँ कहीं गए, यहाँ पे पहुँचे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा, 0.5, तो प्रेशर ऑफ बी कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा कुछ, है ना। और फिर बढ़ेंगे 7.5 पे आएंगे, 0.75 पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो प्रेशर ऑफ बी भी इतना हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर यहाँ 1 हुआ तो बी जो बी का प्रेशर होगा वो पी वी नॉट के बराबर हो जाएगा। तो ये पी वी नॉट हो गया, यहाँ पे पी ए नॉट कहीं आएगा। इसका पी वी नॉट का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ बी के ही सब्सटेंस प्रेजेंट है, ए कहीं है ही नहीं। तब उस समय वॉलेटाइल होने के बाद जो उसका प्रेशर लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं, पी वी नॉट बोलते हैं, ठीक है। और ये ग्राफ हमको क्या बताता है, टोटल प्रेशर कितना होगा, मतलब इस पॉइंट पे इसका प्रेशर और इसके प्रेशर का सम जो होता है वो इस पॉइंट के बराबर होगा, या कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए। अगर इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं पी टोटल की, तो इसके और इसके, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के पी ए और पी बी के प्रेशर के सम के बराबर ये होगा। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो राउट्स लॉ कुछ इस तरीके का ग्राफ बनाता है एकदम, है ना। तो ये कब बनेगा, आइडियल सिचुएशन में, है ना। अगर कहीं ऐसा हो जाए कि बी का प्रेशर कुछ ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, है ना, किसी कंसंट्रेशन पे मान लीजिए जैसे गया यहाँ पे डिविएट कर जाए, कहीं पे भी ग्राफ डिविएट कर जाता है तो वो क्या हो जाता है, आइडियल सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। ओके, अभी ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बाकी सारे जो है थोड़े से आसान होंगे। इसको आप समझिए, ग्राफ अगर ऐसा गया स्ट्रेट जिस तरीके का दिख रहा है किसी सोल्यूशन का, ठीक है ना, तो ये एक्सपेरिमेंटली आता है सोल्यूशन में, आप लोग को इसकी टेंशन नहीं लेनी है, आप लोग बस टर्म को सुनते जाइए, समझते जाइए। तो कहीं भी डिविएशन अगर आ गया तो वो आइडियल नहीं है ना, मतलब ये पी टोटल कहीं ऊपर चला गया या नीचे चला गया तो वो आइडियल नहीं है, या एक्स से ऊपर चला गया नीचे चला गया, एक भी टर्म अगर आपकी डिविएट की तो पी टोटल भी फ़र्क पड़ जाएगा, है ना, वो भी डिविएट करेगा। तो समझना आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये ज़रूरी है। अगर बच्चों नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, है ना। इस ग्राफ को आप पिछले लेक्चर को देख करके सही समझिए क्या कहना चाह रहा है ये ग्राफ। तीन इक्वेशन को एक ही ग्राफ में हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया, है ना। यही एक मेन जान है इस चैप्टर की। ये जिसने समझ लिया, समझिए उसके लिए आइडियल समझना आसान है। आगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझ जाएगा, फिर बचेगा क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ये मेन ग्राफ आप लोग क्या करके, लेक्चर अगर नहीं समझ में आया पिछला देख करके समझिए, 2 लेक्चर पिछले देखिए, ध्यान से देखिए, एकदम आ जाएगा समझ में ठीक है। तो नो डिविएशन फॉर एनी कंसंट्रेशन रेंज इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, मतलब किसी भी कंसंट्रेशन रेंज पे अगर कोई डिविएशन प्रेशर पे नहीं आ रहा है ना, जैसा ग्राफ है वैसे ही चल रहा है, तो क्या है, वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। बात समझ में, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए सेकंड पॉइंट पे चलिए। आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए कई पॉइंट जरूरी है। आइडियल सॉल्यूशन आर दोज इन विच पी थ्योरेटिकल इज इक्वल टू पी ऑब्जर्व, मतलब जो हम कैलकुलेट करके थ्योरेटिकल प्रेशर निकाल रहे हैं, है ना, वो ऑब्जर्व प्रेशर जो है, ऑब्जर्व प्रेशर के बराबर अगर पी थ्योरेटिकल आ गया तो वो क्या हो जाता है, आइडियल सॉल्यूशन हो गया। तो पी थ्योरेटिकल हम लोग कैसे निकालते हैं, राउट्स लॉ से अभी हम देखें ना, पी थ्योरेटिकल निकालने का तरीका क्या था, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, पी टोटल इज इक्वल टू, उसके बाद 2 फार्मूला हम उसमें पी टोटल का दिए हमें, वो सारी चीज़ें अगर ध्यान होगी तो उससे हम लोग पी थ्योरेटिकल निकालते हैं। लेकिन एक्चुअल लैब में जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो किसी का प्रेशर ज़्यादा आता है, किसी का कम आता है। ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम जानते हैं कुछ डाइमराइजेशन का, डिसोसिएशन का, इस तरह का केस चलता है,
एटम्स और मॉलिक्यूल में। तो वहाँ पे ऑब्जर्व प्रेशर जब आता है तो उसके लिए हम लोग बैरोमीटर का यूज करते हैं और बैरोमीटर से हम लोग प्रेशर ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो अगर ऑब्जर्व प्रेशर और राउट्स लॉ का जो हमने फार्मूला से प्रेशर निकाला है वो अगर बराबर आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो सोल्यूशन लिए हैं वो कैसा रहेगा, आइडियल रहेगा। तो एक्चुअल में पी थ्योरेटिकल होना कितना चाहिए, सोल्यूशन का टोटल प्रेशर, टोटल थ्योरेटिकल प्रेशर जो आ गया वो टोटल प्रेशर जो बैरोमीटर से हमने नापा सोल्यूशन का अगर बराबर आता है, पी थ्योरेटिकल इज इक्वल टू पी टोटल प्रेशर, है ना। तो पी टोटल किसके बराबर होता है, पी ए प्लस पी बी, सोल्यूशन में पी का प्रेशर, ए का प्रेशर और सोल्यूशन में बी का प्रेशर के बराबर होता है। ये दोनों को सम कर देंगे, पी टोटल आ जाएगा और ये पी टोटल ऑफ सोल्यूशन पी थ्योरेटिकल के बराबर आना चाहिए। अच्छा, इस फॉर्मूले को अगर हम इलेबरेट करना चाहें तो और क्या लिख सकते हैं, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो पी ए की जगह क्या लिख सकते हैं, पी ए नॉट एक्स ए, और पी बी की जगह क्या लिख सकते हैं, पी बी नॉट एक्स बी। तो पी थ्योरेटिकल इज इक्वल टू पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अगर ये कंडीशन पूरी की पूरी सेटिस्फाइड है किसी सोल्यूशन के लिए, ये एक्सपेरिमेंटली आता है बेटा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है कि हमको ये करके दिखाना, कैलकुलेशन में चीज़ें दी रहेंगी, हम लोग समझ जाएंगे, बस फार्मूला हम लोग को याद होना चाहिए और टर्म्स पता होने चाहिए, बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर इतनी चीज़ें आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं तो आप लोग फार्मूला पे ध्यान दीजिए और टर्म्स को ध्यान दीजिए कि टर्म्स क्या क्या है। ये पी थ्योरेटिकल लिखा है तो क्या लिखा है, पी थ्योरेटिकल मतलब राउट्स लॉ के फार्मूले से हम लोग जो निकालेंगे प्रेशर उसकी बात कर रहे हैं। पी टोटल क्या है, पी टोटल मतलब ठीक है टोटल प्रेशर सोल्यूशन का कितना है ना, लेकिन ये क्या है, बैरोमीटर से जो हम लोग लिए हैं, है ना। ये तो फार्मूला है, फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, बैरोमीटर से भी निकाल सकते हैं। तो पी थ्योरेटिकल इज इक्वल टू पी टोटल, चाहे हम लोग राउट्स लॉ से निकालें कैलकुलेशन से और चाहे हम लोग लैब में जाके निकालें, है ना, यूज करके बैरोमीटर का, दोनों अगर बराबर आ गया तो हम लोग जानते हैं पी थ्योरेटिकल इज इक्वल टू पी ऑब्जर्व्ड अगर हो गया तो वो क्या है, आइडियल सोल्यूशन है। और यहाँ पे थोड़ा इलेबरेट कर दिया हमने, बस समझा दिया, इसको कंफ्यूज मत होने की जरूरत है, बस आप समझिए पी थ्योरेटिकल इज इक्वल टू पी ऑब्जर्व्ड, यहाँ पे समझ लीजिए। ये चीज़ तो मैंने एक्सप्लेन कर दी इसलिए ताकि आप लोग जब क्वेश्चन लगाएं तो ये सब चीज़ें दिमाग में चले, बस इतना। अगर आपको पता है पी थ्योरेटिकल इज इक्वल टू पी ऑब्जर्व्ड, तो ऑब्जर्व्ड क्या है, बैरोमीटर से आता है, पी थ्योरेटिकल कैसे आता है, इस फॉर्मूले से आता है ना। तो फार्मूले से निकालें और वो प्रेशर अगर ऑब्जर्व जो हमने किया है लैब में उसके बराबर आ गया तो वो क्या है, आइडियल सोल्यूशन है। इतना अगर समझ में आ गया तो बहुत है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है ना। ओके, फॉर आइडियल सोल्यूशन थर्ड पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए। पहला क्या है, राउट्स लॉ के ग्राफ को पूरी तरीके से क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, कोई भी डिविएशन नहीं आना चाहिए उसके ग्राफ में। दूसरा क्या है, पी थ्योरेटिकल इज इक्वल टू पी ऑब्जर्व्ड होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, किसी भी सोल्यूशन के आइडियल होने के लिए फॉर आइडियल सोल्यूशन ऐसा मतलब होता है आर, आइडियल सोल्यूशन आर, ये फॉर नहीं, आइडियल सोल्यूशन आर दोज इन विच डेल्टा वी इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब समझ रहे हैं, ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए हमने ए का कुछ लिया, है ना, और बी का कुछ लिया अमाउंट ml में, है ना। मान लीजिए 20 ml ये लिया, 20 ml ये लिया, है ना, 20 ml ले लिया और 20 ml भी ले लिया, यानी ये सोल्यूट भी 20 ml ले लिया, सॉल्वेंट भी 20 ml ले लिया। जब हम सोल्यूशन तैयार करें, है ना, दोनों को मिला दें, इसमें डाल दें, दोनों को डालने के बाद हमारे पास कुछ ए के भी आएंगे मॉलिक्यूल, कुछ बी के भी आएंगे इसमें, है ना। तो टोटल इसका जो वॉल्यूम हो वो कितना ml हो जाए, 40 ml। और हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है, ज़्यादातर सोल्यूशन में दोनों को मिक्स करने के बाद कुछ ना कुछ वॉल्यूम में चेंज आ जाता है, या तो वो 40 से कम हो जाएगा या 40 से ज़्यादा आ जाएगा, ज़्यादातर ऐसा होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि दोनों को मिलाने के बाद वॉल्यूम एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है बेटा, याद रखिएगा आप। कई लोगों को लगता है कि 2 वॉल्यूम को मिला दें तो जितना वॉल्यूम होना चाहिए उतना होगा, एक्चुअल में आपको लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 2 चीज़ों को, अगर 2 लिक्विड को मिला दिया जाए तो हमेशा वॉल्यूम जो है कहीं ना कहीं वेरी कर जाता है। उसका रीज़न है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है ना। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में है बीबी के, उतना ही ए के बीच में अगर है, ठीक है ना। मान लीजिए ए का जितना फोर्स है उतना ही बीबी का भी फोर्स है और उतना ही ए बी का फोर्स है, तब तो क्या है, वॉल्यूम सेम रहेगा, है ना। अगर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से डिफरेंस करेगा या दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में डिफरेंस करेगा तो यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। बात समझ में आई। चलिए, तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि फॉर आइडियल सोल्यूशन आर दोज इन विच चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी, डेल्टा क्या दिखाता है, चेंज। केमिस्ट्री में 2 चीज़ें डेल्टा से दिखाई जाती हैं, एक तो हीट, जैसे कोई रिएक्शन लिखी है CaO
ओ, या ले लीजिए CaCO3, ये ले लीजिए। जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे इसको दिखाते हैं डेल्टा को, तो क्या मिलता है हमको, CaO प्लस CO2, ये मिलता है ना। तो ये हीट को दिखा रहा है ये सिंबल। और यही सिंबल जब इस तरीके से कहीं किसी सिंबल के साथ लगा है, किसी यूनिट मतलब किसी भी वॉल्यूम, टेम्परेचर या इस तरह की चीज़ों के साथ लगा है, तो ये चेंज को दिखाता है। ठीक है ना, 3 चीज़ें चेंज को दिखाती हैं। एक होता है डेल्टा, थोड़ा स्मॉल चेंज को दिखाता है, और जैसे 10 मिनट में कितना चेंज आया, 20 मिनट में कितना चेंज आया, 2 मिनट में कितना, 1 घंटे में कितना चेंज आता है। ठीक है, किसी चीज़ में। ये होता है डेल, है ना। ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जब आप लोग पढ़ेंगे तो इस चीज़ को, ये हो गया डेल। ठीक है ना, इससे 1 सेकंड में कितना चेंज आया, 0.1 सेकंड में, 2 सेकंड में कितना चेंज आया, है ना, उसको डेल से दिखाते हैं। और तीसरा चेंज का सिंबल होता है डी। ये क्या दिखाता है, इंस्टेंटेनियस टाइम में कितना चेंज आया, मतलब 0.0000000001 सेकंड में कितना चेंज आया किसी वॉल्यूम में, है ना। तो इंस्टेंटेनियस, ये इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम में जो चेंज होता है उसको डी से डिनोट किया जाता है। ये 3 चीज़ अभी आप समझ लीजिए, मैथमेटिक्स में भी काम आएगा, फिजिक्स में भी काम आएगा, है ना। इसका मतलब क्या है, कुछ सर्टेन टाइम में, मतलब 10 मिनट 5 मिनट में कितना चेंज आया किसी चीज़ में, है ना। जैसे आप मतलब 40 की स्पीड से चला रहे हैं गाड़ी, तो 10 मिनट बाद कहाँ कितना चेंज आया पोजीशन में, चेंज इन पोजीशन कितना हुआ, तो उसको हम इससे 10 मिनट में इसमें दिखाएंगे। 1 सेकंड में कितना चेंज आया, 2 सेकंड में कितना आया, तो डेल से दिखा देते हैं। और 0.00000001 सेकंड में, मतलब उससे भी कम टाइम में, वेयर टाइम टेंड्स टू 0, है ना, मतलब पॉइंट के बाद बहुत सारे जीरो, उसके बाद कहीं पे कुछ वैल्यू आया, उतने टाइम में कितना चेंज आया, तो उसको डी से दिखाया जाता है। ठीक है ना, डेल। ठीक है ना, ये आप लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे, जो मैथमेटिक्स के बच्चे हो तो पढ़ेंगे अच्छे से, और जो इसके बच्चे हैं बायो के, वो लोग फिजिक्स से रिलेट करके समझ लेंगे इस चीज़ को। फॉर आइडियल सोल्यूशन आर दोज इन विच डेल्टा बी, जिसको हम लोग चेंज इन वॉल्यूम कहते हैं, वो 0 होना चाहिए। मतलब दो लिक्विड को हम मिलाएं और दोनों का वॉल्यूम कुछ हो, है ना, ए का कुछ वॉल्यूम हो, बी का कुछ वॉल्यूम है, लेट से 10 ml दोनों का, इसका भी 10 ml ले लें, इसका भी 10 ml ले लें, और सोल्यूशन बनाने के बाद क्या आ गया, 20 ml मिल गया। तो मतलब चेंज कैसे निकालेंगे, कितना वॉल्यूम हमने लिया था 20, कितना हमको मिला 20, तो 20 - 20 0, तो यहाँ पे डेल्टा बी कितना आ गया 0। तो इस तरीके का अगर कंडीशन हो गया तो वो क्या हो जाता है, आइडियल सोल्यूशन हो जाता है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा चेंज इन वॉल्यूम का, इज इक्वल टू वॉल्यूम सोल्यूशन का माइनस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। तो सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना आया 20 अगर मान लीजिए आया, तो यहाँ रख देंगे, सोल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम 10 रख देंगे। तो ये 10-20 तो मैंने अपनी तरफ से ले लिया, कुछ भी देगा हम समझ जाएंगे कि ये फार्मूला है, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है ना, अगर ये वैल्यू 0 आ गई फार्मूले में रखने के बाद, तो क्या है, वो आइडियल सोल्यूशन है। अब नेक्स्ट पे आ जाइए। 4th पॉइंट, पहला क्या था, रॉल्स लॉ के ग्राफ को ओबे करता हो। सेकंड क्या है, पी थ्योरेटिकल इज इक्वल टू पी ऑब्जर्व्ड हो जाना चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या देखा कि चेंज इन वॉल्यूम 0 होना चाहिए। किसी भी सोल्यूशन को आइडियल सोल्यूशन कहलाने के लिए चेंज इन वॉल्यूम तीसरा फैक्टर था, 0 होना चाहिए। ठीक है, चौथा फैक्टर क्या है, आइडियल सोल्यूशन आर दोज इन विच ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन प्लस बी मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, इज इक्वल टू ए बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, मतलब यहाँ पे इंटर और इंट्रा का आप लोगों को फ़र्क समझ में आना चाहिए। जैसे कोई एटम है Cl, ये दूसरे Cl के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, तो इन दोनों के बीच में क्या कौन सा फोर्स लग रहा है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हों कहीं से, किसी तो इंट्रा मॉलिक्यूलर, हाँ, लेकिन आपस में वो बॉन्डेड हों किसी चीज़ से, है ना। अच्छा, इंटर मॉलिक्यूलर क्या होता है, जैसे H2O है, दूसरा H2O है, तीसरा H2O, बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल होंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना बेटा, तो ये इंटर मॉलिक्यूलर हो गया। मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में, दो एक ही स्पीसी के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, इंट्रा। और दो अलग अलग मॉलिक्यूल या दो अलग अलग पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, इंटर। ठीक है, तो क्या कह रहा है ए इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कहिए, अट्रैक्शन कहिए, बात देखिए, प्लस बी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात समझ में आई, मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ए का ऐसे मॉलिक्यूल था
और यहाँ पे कुछ B का ऐसे मॉलिक्यूल था, ये तो एटम है, ये दोनों मिलकर के मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो इन दोनों के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच में, है ना, इन दो मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में लगना चाहिए, ए बी के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब क्या है, सॉरी यहाँ समझिए कि ए के बीच में जो फोर्स लग रहा है, बी के बीच में जो फोर्स लग रहा है वही किसके बराबर होना चाहिए, ए बी के बीच में। बात एक ही है, मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया है यहाँ। ए के बीच में जो फोर्स लग रहा है, बी के बीच में जो फोर्स लग रहा है वही क्या लगेगा, ए बी के बीच में अगर लगेगा तो हमारा क्या है, वो आइडियल सोल्यूशन है। इस चीज़ को आप समझिए, इसकी डेफिनेशन पे मत जाइए, यहाँ तो इसको लिखना चाहिए था ए इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लस बी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू ए बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये होना चाहिए था एक्चुअल में। अब जिस भी बुक से मैंने लिखा है थोड़ा सा उसमें करेक्शन की आवश्यकता है, ठीक है ना बेटा। देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके और इसके एटम के बीच में होना चाहिए, मॉलिक्यूल के बीच में। बात समझ में आ गई, ये बस आप समझ लीजिए, आप लोग बुक से देख करके डेफिनेशन लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर सब कुछ समझा दिया मैंने, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग बैक करके देख लीजिए एक बार, ठीक है। देखिए सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, है ना, सॉल्यूट सॉरी, जैसे ए का कुछ मॉलिक्यूल है ना, ओ यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर बोल रहा है, सही बोल रहा है, ठीक है। देखिए इस केस में क्या कह रहा है कि जैसे ए का है तो अब ए का एक तो रहेगा नहीं, ए के कई मॉलिक्यूल्स होंगे। एक बार और समझिए इस चीज़ को, अगर ये वर्ड बोल रहा है इंटरमॉलिक्यूलर तो उसके बीच में कुछ ना कुछ रीजन होगा। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। बी का क्या मतलब है, ये तो इंट्रा हो जाता ना, अगर ये इंटर लिखा है बुक में तो कुछ ना कुछ उसका रीज़न होगा, ठीक है। हमको उस रीज़न पर नहीं जाना है बहुत, बस कॉन्सेप्ट को समझना है। बी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अगर इंट्रा बोलता तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखते हैं, अगर यहाँ इंटर लिखा है बुक में तो हमको मान के चलना पड़ेगा कि वो किसकी बात कर रहा है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा है, ठीक है ना। दो अलग अलग या और भी बी के जो मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्यों लगता है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग पढ़े हैं उसमें 11th में केमिकल बॉन्डिंग में, तो उससे हमको पता है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है। दो आइटम के बीच में तो बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, है ना, कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या कुछ इस तरीके का होगा, है ना। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, कंफ्यूज मत होइए बच्चों, आप लोगों का 12th है, कंफ्यूज होने से काम नहीं चलेगा। थोड़ी बहुत कमियाँ होंगी, इतना कुछ पढ़ाना है, थोड़ा बहुत दिमाग से स्लिप करता रहता है, ठीक है। फाइनली क्या हम लोगों ने समझ पाया ये मैटर करता है, ठीक है। तो ए का जो इंटरेक्शन है इसको हम बात नहीं कर रहे हैं, अगर यहाँ पे इसकी बात करते तो ये क्या होता है, इंट्रा एटमिक या इंट्रामॉलिक्यूलर कुछ बात करते हैं। ये दो ए के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो बी के मॉलिक्यूल के जो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कहना चाह रहा है कि वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में भी आना चाहिए। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया 100% क्लियर इस लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट पता रहे, कहीं पे कुछ कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को, वो आप तुरंत सही कर लेंगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता है तो यही दिक्कत होती है बच्चों, ठीक है। मैं इतनी बार चीज़ों को पढ़ा हूँ कि मुझे अगर गलती होगी कहीं ना कहीं पता चल जाएगा, मैं चीज़ों को रटना नहीं है मुझे, ठीक है ना। मैंने कॉन्सेप्ट समझाया तो मैं सब चीज़ आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप लोग भी इस तरीके से कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, ये लाइन क्या लिखी है, बहुत ज़्यादा उसमें रट के काम चलाने की जरूरत नहीं, बस समझ लीजिए। जो सॉल्वेंट मान लीजिए सॉल्यूट लिए तो सॉल्यूट के ए के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बी के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ये बी इन दोनों के बीच में नहीं, बी एक और होगा, इसमें कई होंगे, उन दोनों के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। वही क्या है, बी और ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोल्यूशन में लगना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे, फोर्थ फैक्टर है, इसी को हम लोग आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे। बात एक बार और समझ लीजिए, जैसे हमने सॉल्यूट लिया ए का बी का, तो ए के कई मॉलिक्यूल होंगे, उसमें आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, बी के कई मॉलिक्यूल होंगे, उसमें आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसको हमने एक सोल्यूशन में डाल दिया, सोल्यूशन में डालने के बाद जो ए बी ऐसे नहीं बनेगा, है ना। यहाँ पे जो भी एग्जांपल दिया गया है वो कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन कर रहा है ना। ये ए का होगा और ये बी का होगा। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ए और बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होना चाहिए। अब आप लोगों को होप 100% क्लियर हो गया हो। एक भी पॉइंट बच्चों मैं ये नहीं चाहता हूँ कुछ भी आप लोगों को थोड़ा भी गलत हो जाए, हल्का फुल्का कन्फ्यूजन कभी ना कभी आती है। अब 4 क्लासेस को पढ़ाना है, उसमें काफ़ी चीज़ें पढ़ानी रहती है, अब सब मैं देख करके नहीं आता हूँ बच्चों, आप लोगों को डायरेक्ट पढ़ाने बैठ जाता हूँ, तो कभी कभी कन्फ्यूजन अगर आ जाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ बच्चों, ठीक है।
लेकिन गलत पढ़ा करके आगे बढ़ जाना ये मुझे कतई अच्छा नहीं लगेगा। जिस बच्चे को मैं पढ़ाऊँ वो उस कॉन्सेप्ट में 100% स्ट्रांग होना चाहिए, यही मेरा उद्देश्य रहता है। थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगी तो आप लोग भी समझते हैं इस चीज़ को, हो सकती है, इंसान ही हूँ। 5वां फैक्टर क्या है? आइडियल सॉल्यूशन आर दोज इन विच चेंज इन इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 0। अब ये आ गया थर्मोडायनेमिक्स वाला। अब मैं थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से पढ़ा हूँ, बहुत अच्छे से, वो मेरा फेवरेट चैप्टर हुआ करता था। तो मुझे कोई भी कॉन्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स से समझाना या समझना कोई कठिन नहीं है। लेकिन जो बच्चा थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से नहीं पढ़ा है उसके लिए तो ये सब बहुत ही दर्दनाक होता है। ठीक है, फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। आइडियल सोल्यूशन आर दोज, 5वां फैक्टर क्या कह रहा है? आइडियल सोल्यूशन आर दोज इन विच चेंज इन इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज 0। मतलब क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि सल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पे टेम्परेचर या तो सोल्यूशन का बढ़ जाता है या तो घट जाता है। अगर सल्यूट और सॉल्वेंट को मिला करके सोल्यूशन बना रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ गया, इसका मतलब क्या है कि उस मॉलिक्यूल के बीच में जब हमने मतलब सोल्यूशन बनाया है तो कुछ हीट रिलीज हुई है, तभी तो टेम्परेचर बढ़ गया उस सोल्यूशन का, है ना। ये 9th से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। अच्छा, अगर 2 सल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया और सोल्यूशन का टेम्परेचर घट गया, इसका मतलब उसने सोल्यूशन से कुछ एनर्जी ले ली, तो वो क्या कहलाएगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। तो जब ना ही टेम्परेचर बढ़े ना ही टेम्परेचर घटे, है ना ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो ना ही एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, 2 सल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद ना ही टेम्परेचर में कोई बढ़ा हुआ इंक्रीज आया, ना ही कुछ डिक्रीज आया, उस तरह के सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। जैसे इस चीज़ को ऐसे समझिए, AA का बॉन्ड तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी हमको देनी पड़ती है, BB का कुछ बॉन्ड तोड़ने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है। बात समझ में आ रही? तो इससे क्या बनेगा? मान लीजिए यहाँ पे 2A आ गया और 2B आ गया, तो इसको ट्वाइस ऑफ AB लिख सकते हैं। इसको तोड़ेंगे तभी तो AB बनेगा। बात समझ में आ रही है? इसको हम तोड़ेंगे तभी तो AB बनेगा, और अगर AB बनेगा तो हम जानते हैं कि बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, इसको भी तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है। ये रूल है, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। जब भी बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पे देखिए A का बॉन्ड टूट रहा है, BB का बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, और AB का बॉन्ड बन रहा है। जो केस मैंने पिछला समझाया है वो दोनों तरह से सही था, मेरा कन्फ्यूजन होना भी जो था वो भी सही है, और जो नहीं है कन्फ्यूजन वो भी सही है। ठीक है ना, दोनों फैक्टर इसमें काम करता है। ठीक है, मैं अलग तरीके से पढ़ा था, इस बुक में थोड़ा सा अलग तरीके से दिया था। तो इस कॉन्सेप्ट से मुझे क्लियर हो गया, आप उनको भी क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर हम बॉन्ड दोनों का अलग अलग बना भी रहे हैं या इन्हीं दोनों के मॉलिक्यूल के बीच में आपस में फोर्स लग रहा है तो दोनों सही है अपनी जगह। ठीक है, यहाँ पे हम क्या केस ले रहे हैं कि AA का मॉलिक्यूल तोड़ा, एनर्जी दिया, BB का मॉलिक्यूल तोड़ा, एनर्जी दिया। अब यहाँ पे A बचेगा, B बचेगा, A बचेगा, B बचेगा, यानी कि AB के बॉन्ड 2 तरह के बनेंगे, मतलब 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे AB के। ठीक है ना, तो इसके लिए मैंने कुछ हीट दी है, इसके भी तोड़ने के लिए हीट दी है, इसमें एनर्जी रिलीज हुई है। मान लीजिए इसमें 10 कैलोरी दी या 10 जूल दिया या 20 जूल दिया, मान लीजिए इसमें 20 जूल दिया, इसमें 20 जूल दिया, और अगर यहाँ पे टोटल 40 जूल मतलब क्या हो गई? रिलीज हो गई। 20-20 40 जूल लगी इन दोनों के बॉन्ड को तोड़ने में, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बनने में 40 जूल एनर्जी रिलीज हो गई। तो चेंज इन एंथैल्पी कुछ हुआ? हीट में कुछ चेंज आया? एंथैल्पी क्या होता है बच्चों? हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब हम लोग ये पढ़ेंगे किसमें? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे तो ही हमको ये समझ में आएगी। बाकी अगर नहीं समझ में आ रहा तो हीट से समझिए, है ना, कि हीट दी और जितना हमने रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए हीट दी है उतना ही अगर प्रोडक्ट बनने में रिलीज हो जा रही है तो वो चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी इज गिवन, फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम, अच्छा, ब्रेकिंग के लिए एनर्जी इज गिवन और फॉर्मेशन के लिए एनर्जी इज रिलीज, यहाँ लिख भी दिए। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है और बॉन्ड तोड़ने में हमको एनर्जी देनी पड़ती है। बात समझ में आई? अगर जितना दिए हैं उतना ही रिलीज हुआ है तो चेंज इन एंथैल्पी 0 हो गया और वो क्या कहलाएगा? आइडियल सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, एनर्जी गिवन माइनस एनर्जी रिलीज इक्वल टू शुड बी इक्वल टू 0। जितनी एनर्जी दी है, जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उसको इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 20 जूल एनर्जी या 20 कैलोरी, एनर्जी की हम लोग बात जूल में बेसिकली करना चाहिए, यहाँ कैलोरी लिख दिए। ठीक है, कोई बात नहीं। 20 जूल एनर्जी दी है, 20 जूल एनर्जी इसको भी दी तोड़ने में, यानी टोटल कितना लगा? 40। और टोटल अगर हमारा 40 मतलब इसको बनने में 20 जूल लग रहा है, 20 जूल निकल रहा है, तो 2 मॉलिक्यूल बनने में कितना एनर्जी रिलीज होगी? 40 मोल। बस वही चीज़ तो है, 40 जूल। तो 40 दी है हमने, 40 निकली है, और टोटल हीट जो एंथैल्पी चेंज है वो 0 हो गया। यही 5वां पॉइंट है आइडियल सोल्यूशन का। ठीक है,
अब एग्जांपल्स ले लेते हैं कुछ, थोड़ा बहुत। एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, इट इज़ इम्पॉसिबल, तो क्या है, टू मेक आइडियल सॉल्यूशन, इट इज़ इम्पॉसिबल टास्क, क्या है, टास्क है, ये इम्पॉसिबल काम है, असंभव कार्य है कि हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बनाएं, है ना, ये सत्य है कि हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बना ही नहीं सकते। आइडियल क्या है, मतलब जैसे आप लोग बच्चों स्कूल में रहते हैं, तो टीचर आता है तो बहुत अरेंज तरीके से, आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्कूल में हम लोग सीट पे बैठ जाते हैं, जैसे एक बेल लगती है, कोई इधर चला गया, कोई अपने दोस्त के पास चला गया, कोई कुछ खाने लगा, है ना, कोई बात करने लगा। तो आइडियलिटी कब आती है, जब कुछ एक्सटर्नल उस पर कोशिश की जाए, तो लगभग आइडियलिटी आ जाती है। क्या आप स्कूल में आप इधर उधर देखना भी छोड़ देते हैं, क्लास में बैठे रहते हैं तो इधर उधर देखते भी नहीं, तो आपने थोड़ा सा डिविएट तो कर दिया ना आइडियलिटी को। जब टीचर पढ़ा रहा तो आपका पूरा का पूरा ध्यान टीचर की तरफ ही होना चाहिए, इधर उधर तो देखना भी नहीं चाहिए। अगर आप लोग इधर उधर देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, आइडियलिटी को ब्रेक कर रहे हैं। बस समझ में आई। तो ये इम्पॉसिबल टास्क है कि आप लोग आइडियलिटी मेंटेन करें या आइडियल सोल्यूशन बनाएं। इफ़ वी स्टार्ट डाइल्यूटिंग अ सोल्यूशन इट बिहेव्स लाइक अ आइडियल सोल्यूशन। अगर हम सोल्यूशन को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करते जाएं, यानी सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ाते जाएं, बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, तो लगभग ये बिहेव करने लगता है आइडियल सोल्यूशन की तरह। यानी कि जैसे हम आपके ऊपर स्कूल में आप बैठे हैं क्लास में, तो आपके ऊपर प्रेशर बनाते रहें, देखो इधर ही देखना है, इधर उधर नहीं देखना है, आपको इधर उधर नहीं जाना है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा बहुत डर के मारे थोड़ी देर के लिए मेंटेन रहेंगे, है ना। जैसे फिर मैं नज़र हटाऊंगा तो फिर आप लोग इधर उधर ताकना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आई। आइडियल क्या होता है, चीज़ों को रिलेट करना समझिए। तो ये इम्पॉसिबल टास्क है कि आइडियल सोल्यूशन बनाया जाए, लेकिन अगर हम थोड़ा सा कोशिश करें या डाइल्यूट करने की कोशिश करें सोल्यूशन को, तो क्या हो जाता है, आइडियलिटी की तरह लगभग उस तरीके से हो जाता है, आइडियल सोल्यूशन तैयार हो जाता है ना। जैसे क्या होगा आइडियल सोल्यूशन, तो आइडियल सोल्यूशन दो ऐसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में बनता है जिसका मास लगभग सेम हो, ठीक है ना। जैसे बेंजीन ले लीजिए, तो बेंजीन में 6 कार्बन होता है और 6 हाइड्रोजन होता है, तो 12 6 78, 12 6 72 और 6 78, यानी कि इसका मोलर मास कितना होगा, 78। उसी तरीके से टॉल्यूइन ले लीजिए, टॉल्यूइन कुछ नहीं होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा दीजिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करिए, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 6 हाइड्रोजन है ना, अलग अलग है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करिए और ऊपर क्या लगा दीजिए, CH3 ग्रुप। इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉल्यूइन। टॉल्यूइन में कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 6, तो जो बेंजीन टाइप का दिख रहा है उसमें, एक CH3 वाले में तो 7 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितने हो गए, अब एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो यहाँ 5 बचा और यहाँ पे 3, यानी 8 हाइड्रोजन और 7 क्या है, कार्बन। तो 84 + 8 92, तो ये क्या हो गया, लगभग मोलर मास, इसको लगभग मान सकते हैं बराबर है, ठीक है ना। तो बराबर मोलर मास वाले जो भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट होंगे उसके बीच में क्या बनेगा, आइडियल सोल्यूशन तैयार हो जाता है। जैसे N हेक्सेन और N हेप्टेन, हेक्सेन का क्या फार्मूला होता है, C6H14, तो 72 और 14 कितना हो गया, 86, इसका कितना हो जाएगा, 84 और 16 100, 86 और 100 लगभग बराबर हैं। तो इन दोनों को भी हम क्या बता सकते हैं, आइडियल सोल्यूशन है, लगभग, है ना बेटा, 100% तो नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि आइडियलिटी 100% लाना तो मतलब पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल टास्क है। इथेन क्लोराइड और क्या है, इथेन ब्रोमाइड। अब इथेन क्लोराइड, क्लोरीन का मास जो होता है 35 होता है, ब्रोमीन का मास लगभग 80+ होता है ना। तो थोड़ा बहुत तो मास में फ़र्क आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी लगभग ये आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। ओके, और आइडियल सॉल्यूशन के बारे में एक बार और जल्दी से देख लेते हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो कि राउट्स लॉ को पूरी तरीके से फॉलो करे। सेकंड क्या था, P थ्योरेटिकल इक्वल टू P ऑब्जर्व्ड हो जाए। थर्ड क्या फैक्टर था, चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाए। फोर्थ क्या फैक्टर था, AA का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इंटर लिखने का मतलब क्या था कि 2 AA और 2 मतलब अलग अलग है AA के बीच में, इंट्रा लिखना चाहिए था। जो बॉन्ड ब्रेक करके दिखाया उसमें इंट्रा लिखना चाहिए था। तो वर्ड्स जैसे भी रहेंगे उसी तरीके से मुझे समझाना पड़ेगा बच्चों। मैं दोनों तरीके से समझा सकता हूँ, लेकिन क्या है, अब वर्ड्स का कन्फ्यूजन हो गया, मैं दूसरे तरीके से थोड़ा सा पढ़ा था उसको, तो होता है ऐसा, ठीक है ना बच्चों, होता है, वो भी सही है, ये भी सही है। तो AA के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इंट्रामॉलिक्यूलर, BB के बीच में जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ इंट्रा यूज करेंगे, और वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AB के बीच में हो जाए तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप लिख लीजिएगा। अगर इस तरह का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं जो पहले बताया था उसको अगर लेते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर, तो मैं बुक के हिसाब से एकदम सही समझाया हूँ। अगर इस इक्वेशन के हिसाब से समझना है तो उस वर्ड को आप क्या कर लीजिएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंट्रा एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से लिखा है बुक में आप उस तरीके से चलिए, क्योंकि CBSE मान के चलता है कि हमें जो है बुक के अकॉर्डिंग ही चलना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट दोनों सही है बेटा,
इंटरमॉलिक्यूलर कहने का मतलब क्या है, जो मैं बोल रहा था वही सही है ये समझने के लिए आपके यहाँ पे तो इंट्रामॉलिक्यूलर क्या इंट्रा एटमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो कन्फ्यूजन तो क्रिएट यही लोग कर दे रहे हैं, तो मेरी क्या गलती है बच्चों। ठीक है, फिफ्थ वर्ड जो लिखा रहेगा वही समझाऊंगा ना मैं। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जीरो होना चाहिए, है ना, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएं और उसमें कुछ भी हीट ना रिलीज हो ना ही गेन हो। टोटल जो है मान लीजिए बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी दे रहे हैं, बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज हो रही है, तो जितने दिए उतना ही रिलीज हो गई, तो चेंज इन एंथैल्पी कितना हो गया, जीरो। क्या है, इफ़ मॉलिक्यूलर मास ऑफ टू कंपोनेंट इज ऑलमोस्ट इक्वल देन इट मेक्स आइडियल सॉल्यूशन। अगर दो मॉलिक्यूल के क्या है मॉलिक्यूलर मास इक्वल है और उनको मिक्स कर रहे हैं तो वो लगभग आइडियल सॉल्यूशन बना देते हैं। ठीक है, लगभग, लेकिन 100% नहीं आइडियल कुछ भी होता है, एक बार और मैं बता दूं। ठीक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, सेम वही चीज़ है, बस थोड़ा बहुत फर्क आएगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, दो सॉल्यूशन इन विच पी थ्योरेटिकल इज नॉट इक्वल टू पी ऑब्जर्व्ड। थ्योरेटिकल प्रेशर जो होता है वो ऑब्जर्व प्रेशर के बराबर ना हो। थ्योरेटिकल प्रेशर क्या होता है, जिसको हम लोग राउल्ट्स लॉ से निकालते हैं, ऑब्जर्व किससे, बैरोमीटर से जो निकालते हैं प्रेशर, है ना। तो ये अगर इक्वल नहीं है तो वो क्या है, नॉन आइडियल है। इफ़ पी थ्योरेटिकल इज नॉट इक्वल टू पी ऑब्जर्व देन देयर विल बी टू कंडीशन, दो कंडीशन अराइज होगी। क्या, या तो पी थ्योरेटिकल जो है पी ऑब्जर्व से बड़ा हो जाए, या पी ऑब्जर्व पी थ्योरेटिकल से बड़ा हो जाए, यानी कि जो थ्योरेटिकल प्रेशर निकाले हैं वो ऑब्जर्व प्रेशर से या तो बड़ा हो जाए, या ऑब्जर्व प्रेशर जो है वो थ्योरेटिकल प्रेशर से बड़ा हो जाए, है ना। वही चीज़ें यहाँ लिख दी हैं। या तो क्या होगा, दो कंडीशन, अगर पी थ्योरेटिकल इज नॉट इक्वल टू क्या है, पी ऑब्जर्व, ठीक है, तो क्या होगा, दो कंडीशन बनेगी। एक तो पी ऑब्जर्व जो है ग्रेटर हो जाए पी थ्योरेटिकल से, और दूसरा क्या है, पी ऑब्जर्व लेस हो जाए पी थ्योरेटिकल से। अगर पी ऑब्जर्व ग्रेटर हो गया पी थ्योरेटिकल से तो क्या केस बनेगा, और पी ऑब्जर्व जो अगर मतलब लेस हो गया पी थ्योरेटिकल से तो क्या केस बनेगा। इस चीज़ को जल्दी से आप लोग ध्यान से देख लीजिए, फिर हम लोग इसमें मूव करते हैं। ओके, होप आप लोगों को ये कंडीशन समझ में आ गई होगी। बेसिक कंडीशन अगर समझ में आ जाती है तो चीज़ें अच्छे से पूरा स्ट्राइक करती हैं। ये क्या ले रहे हैं हम लोग, पी ऑब्जर्व बड़ा है, मतलब ऑब्जर्व प्रेशर जो है वो थ्योरेटिकल प्रेशर जो कि हम लोग निकाले थे किससे, राउल्ट्स लॉ से, फार्मूले से, वो ऑब्जर्व प्रेशर बैरोमीटर से नापने में ज़्यादा आ रहा है, तो क्या बनेगा, है ना। देखिए पहला क्या होगा, आइडियल के लिए क्या होना चाहिए, इस ग्राफ को ऑबे करना चाहिए पूरा का पूरा वो ग्राफ, है ना। लेकिन क्या हो रहा है, जैसे ही पी ऑब्जर्व बड़ा हुआ, पी ऑब्जर्व बड़ा होने का मतलब क्या है कि ये जो आइडियल सोल्यूशन का ये ग्राफ था उससे थोड़ा सा लाइन ये सब ग्राफ ऊपर चला जाएगा हल्का सा ऐसे, है ना। तो ये क्या कब आया, जब पी ऑब्जर्व इज ग्रेटर देन पी थ्योरेटिकल है। होना तो ऐसे चाहिए था जैसे दिया हुआ है ना, लेकिन हो क्या रहा, थोड़ा सा पी ऑब्जर्व बड़ा हो जाने की वजह से ये ऊपर चला गया ग्राफ हल्का सा। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, हाँ ए प्लस बी बी वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन आइडियल। ठीक है, मतलब क्या है, ए और बी को जब मिक्स किए हैं तो आफ्टर एडिंग वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन आइडियल। ठीक है ना, जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे प्रेशर आना चाहिए, मान लीजिए इसका कुछ प्रेशर था, इसका कुछ प्रेशर था, ऐड करने के बाद प्रेशर कुछ क्या हो गया, बढ़ गया, है ना, तो उस पर ग्राफ क्या हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। ये कब आता है, जब ऑब्जर्व प्रेशर इज ग्रेटर देन थ्योरेटिकल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे उसको थोड़ा सा एलेबरेट कर दिए इसी पॉइंट को। जैसे मान लीजिए जो सल्यूट हमने लिया है उसके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, सॉल्वेंट लिया उसके भी बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, इसको मिलाने के बाद जो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया वीक हो गया। अब वीक हो जाएगा तो इसके मॉलिक्यूल आसानी से उड़ सकेंगे, अगर इवेपोरेट आसानी से हो सकेंगे, ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे। बात समझ में आ गई। चलिए एग्जाम्पल क्या है, C2H5OH प्लस H2O, मतलब इथेनॉल और वाटर को अगर मिला देंगे तो क्या होता है, इथेनॉल के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वाटर के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने में होती है। लेकिन इथेनॉल और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितना इसका जो है खुद के मॉलिक्यूल के बीच में होती है। तो दोनों को मिलाने के बाद क्या होगा, इनका प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाएंगे, है ना, अपनी ओरिजिनल कंडीशन से ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाएंगे। समझ में आया। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, इसी में अगर पी ऑब्जर्व पी थ्योरेटिकल से बड़ा हो जाए तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी इज वीकर एज कम्पेयर टू ए एंड बी बी, मतलब जो सोल्यूशन का बॉन्ड बना है वो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। किससे, जो ए में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जो बी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। इस चीज़ को बेटा सोचिए आप लोग। ठीक है, कन्फ्यूजन तो मैंने थोड़ा सा क्रिएट कर दी है, लेकिन आप लोग वॉरियर्स बनिए और इससे छोटी मोटी चीज़ों से आप लोगों को बहुत फ़र्क नहीं होना चाहिए। 12th में इतना लंबा सिलेबस है, थोड़ी मोड़ी गलतियाँ अगर छोटी मोटी हो जाएँ तो उसको आप लोग एक्सेप्टेबल समझ के आगे बढ़िए। ठीक है, और गलती नहीं थी वो,
वो कहीं ना कहीं वर्ड्स जो लिखा है मैंने उसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो एक बार बुक उठाइए और पढ़ लीजिए, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, मान लीजिए पी ऑब्जर्व पी थ्योरेटिकल से बड़ा लिया, तो ये केस आया था जो अभी बताया। अगर पी ऑब्जर्व पी थ्योरेटिकल से छोटा आ जाए, यानी कि ऑब्जर्व कर रहे हैं जो लैब में बैरोमीटर से, वो कम आ जाए, जो राउल्ट्स लॉ से हमने निकाला था प्रेशर उससे कम आ जाए, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। और इस वाले को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, है ना। पी ऑब्जर्व अगर बड़ा है तो उसको पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। इसमें ग्राफ से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है हमारा ग्राफ, है ना, आइडियल ग्राफ से थोड़ा सा ग्राफ हमारा ऊपर चला जाएगा। और अगर पी ऑब्जर्व लेस देन पी थ्योरेटिकल है तो नेगेटिव डेविएशन आएगा। नेगेटिवली डेविएटेड क्या कहेंगे, सोल्यूशन बोलेंगे, है ना। तो नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे इसको। अगर क्या हो गया, पी ऑब्जर्व लेस देन पी थ्योरेटिकल हो गया, तो इसमें क्या होगा, आइडियल सोल्यूशन से जो ग्राफ बनता है उसके थोड़ा सा नीचे ग्राफ हमारा चला जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या था, पी ऑब्जर्व लेस है और यहाँ पे पी ऑब्जर्व मोर है। अब ऑब्जर्व मोर है तो ऊपर जाएगा आइडियल से, ऑब्जर्व लेस है तो नीचे जाएगा, बस इतना ध्यान रखिए, है ना। इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिवली नीचे जाएगा। अगर ग्राफ से, आपके आइडियल ग्राफ से नीचे आपका ग्राफ जा रहा है तो क्या बोलेंगे, नेगेटिवली डिविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन। और अगर ग्राफ आपका आइडियल ग्राफ से ऊपर जा रहा है थोड़ा सा तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली डिविएटेड आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन। इस चीज़ को अभी मैं और अच्छे से समझाऊंगा आगे, है ना। आगे अभी जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब समझाना है ना, तो उसमें ये सारे पॉइंट अच्छे से डिस्कस फिर से करना है। बस अभी आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, थोड़ी सी मेहनत अपनी तरफ से भी आप लोग बच्चों कर लीजिए। आफ्टर मिक्सिंग AA एंड BB वेपर प्रेशर इज लोअर देन आइडियल। इस कंडीशन में क्या होगा कि AA और BB को, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर फाइनली आ रहा है, वो लेस हो जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा होगा कि जो सॉल्यूट के बीच में होगा फोर्स वो वीक होगा, सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स होगा वो वीक होगा उनके मॉलिक्यूल के। अब इनको मिक्स किया, अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रांग हो गया। अब स्ट्रांग हो गया तो इसके वेपराइजेशन कम होगा ना, इवेपोरेट कम होगा। अब इवेपोरेट कम होगा तो प्रेशर, वेपर भी कम बनेंगे और प्रेशर भी कम लगाएंगे, है ना। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल हो गया HCl और H2O। HCl के साथ क्या होता है, वीक, मतलब उतना ज़्यादा नहीं लगता है जितना वाटर का लगता है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। अब जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ, जब HCl और वाटर को मिक्स कर देंगे एक साथ तो इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा, वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी, है ना। उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिवली डिविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे, है ना। सेकंड केस क्या हो सकता है एग्जांपल में, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का क्या है, एसीटोन के बीच में उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। क्लोरोफॉर्म के बीच में, देखिए यहाँ वाटर के बीच में स्ट्रांग होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू वाटर और HCl कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। वाटर और HCl के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। H2O को भी वो सुपरसीड कर जाता है। अच्छा, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म अगर हम ले लें तो इन दोनों को मिलाएंगे तो एसीटोन के बीच में वीक था, क्लोरोफॉर्म के बीच में वीक था। जब इन दोनों को मिला दिए तो इन दोनों के बीच में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर एज कम्पेयर टू AA एंड BB। किसका मोर, सोल्यूशन में AA और AB के बीच में जो है, AA और BB का अलग से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो AB का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है AB का ज़्यादा है, AA और BB का कम था। अब इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है बेटा, ठीक है। 2 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लिए नॉन आइडियल सोल्यूशन के। थर्ड पॉइंट, डेल्टा V क्या है, सोल्यूशन जो है चेंज इन वॉल्यूम ग्रेटर देन 0 हो जाए। मतलब हमने 2 को मिलाया, 20 ml हमने सॉल्यूट लिया, 20 ml सॉल्वेंट लिया, फाइनली सोल्यूशन कितना मिला, 45 ml। 40 मिलना चाहिए था, मिला 45, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली डिविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ये कब आता है, जब P ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन P थ्योरेटिकल होता है। बात समझ में आई ना। सबसे पहले केस हम लोग क्या लिए थे, P थ्योरेटिकल इज नॉट इक्वल टू P ऑब्जर्व्ड होना चाहिए। अब ऐसे केस में 2 केस बनते हैं, या तो P ऑब्जर्व्ड ग्रेटर हो जाए P थ्योरेटिकल से, या P ऑब्जर्व्ड लेस हो जाए P थ्योरेटिकल से। अगर P ऑब्जर्व्ड ग्रेटर हुआ तो थर्ड फैक्टर क्या है, चेंज इन वॉल्यूम ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AA और BB के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, ज़्यादा था, और AB के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें क्या है, नेगेटिवली डिविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन व्हेन P ऑब्जर्व्ड इज लेस देन P थ्योरेटिकल क्या हो जाएगा, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेस देन 0, है ना। ये डेल्टा V का मतलब क्या, चेंज, वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, चेंज इन वॉल्यूम। जो 20 ml मान लीजिए हमने सॉल्यूट लिया, 20 ml सॉल्वेंट लिया,
दोनों को मिक्स करने के बाद 35 ml ही हमको सोल्यूशन मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या रहा होगा कि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट रहेंगे अलग से, तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहा होगा। मिलाने के बाद क्या हो गया होगा, कम रहा होगा। सोल्यूट और सॉल्वेंट के आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कम रहे होंगे, लेकिन सोल्यूशन में मिलाने के बाद दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया होगा, स्ट्रांग हो गया होगा। स्ट्रांग हो गए होंगे तो मॉलिक्यूल पास हो जाएंगे सोल्यूशन में, और पास हो जाएंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब क्या लिखा है हमने, थिंक एसीटोन और एसीटोन क्या है, ओनली वान डर वाल फोर्स अट्रैक्शन होती है। वान डर वाल जानते हैं हम लोग, फोर्स क्या होता है, वीक होता है, ठीक है। बट एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है ना, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम जानते हैं कि वान डर वाल फोर्स से ज़्यादा बड़ा फोर्स होता है। इस वजह से यहाँ पे क्या होते हैं, पार्टिकल्स और क्लोज हो जाते हैं। मतलब ये क्या है, एसीटोन है, कीटोन का एक फैमिली होता है, इसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सही पढ़ेंगे। और क्लोरोफॉर्म HCl3 या CHCl3 ऐसे लिखते हैं। देखिए एसीटोन क्या हो गया, एसीटोन समझ गए होंगे। और क्लोरोफॉर्म क्या होता है, कार्बन होगा, एक हाइड्रोजन होगा, और क्लोरीन के साथ तीन क्लोरीन इसके साथ होंगे, यानी CHCl3। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। ये पहले जो है बहुत काम की चीज़ थी। जब किसी को किडनैप करना रहता था तो इसी को लोग सुंघा देते थे, है ना। चलिए, तो हम क्या समझे हैं कि एसीटोन के बीच में क्या होता है, वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, जो कि वीक होता है। क्लोरोफॉर्म के बीच में भी क्या होता है, उतना स्ट्रांग फोर्स नहीं होता है, वहाँ पे उतनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। लेकिन क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल जो मॉलिक्यूल है और क्लोज आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आने से क्लोज आएंगे, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये दो मॉलिक्यूल की बात नहीं है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे सोल्यूशन में। चलिए फोर्थ बात कर लेते हैं हम लोग। ये क्या है, P ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन P थ्योरेटिकल। ये क्या है, P ऑब्जर्व्ड इज लेस देन P थ्योरेटिकल। बात समझ याद है ना आप लोगों को। चलिए, तो डेल्टा H ऑफ सोल्यूशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हो जाएगा, कब हो जाएगा, जब P थ्योरेटिकल मतलब P ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन P थ्योरेटिकल है। अगर जो ऑब्जर्व प्रेशर है वो ज़्यादा है थ्योरेटिकल प्रेशर से, तो एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। ऐसा क्यों, कैसे होगा, मान लीजिए ये एक को हमने ब्रेक करने के लिए 10 कैलोरी हीट दी या 10 जूल हीट दी, BB को ब्रेक करने के लिए हमने 10 जूल हीट दी, लेकिन जब बॉन्ड बना है तो टोटल 16 जूल ही एनर्जी रिलीज हुई। या कैलोरी में बात करिए, जूल में बात करिए, एक ही है बात, फ़र्क होता है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू कुछ होता है 4 पॉइंट समथिंग जूल, है ना। तो कैलोरी बड़ी यूनिट है, जूल थोड़ी छोटी यूनिट है, बस यही फ़र्क है, ठीक है। तो हमने 10 जूल यहाँ एनर्जी 10 जूल यहाँ एनर्जी दी, लेकिन एक बॉन्ड फॉर्मेशन में 8 जूल एनर्जी रिलीज हुई, यानी 2 बॉन्ड यहाँ बन रहे हैं, तो 16 जूल टोटल निकली। यानी टोटल हमने दी कितनी, 20, टोटल निकली कितनी, 16। यानी कि क्या हो गया, चेंज इन एंथैल्पी क्या हो गया, पॉजिटिव। फाइनल निकली दिया कितना, 20, निकली कितनी, 4, अरे 16 बना, मतलब कितने का प्लस आ रहा है, चेंज कितने का आ रहा है, 4 का। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली डिविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन। चेंज इन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन 0, चेंज इन एंथैल्पी इज लेस देन 0 नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए, मतलब व्हेन P ऑब्जर्व्ड इज लेस देन P थ्योरेटिकल, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ होगा कि A का बॉन्ड क्या रहा होगा, वीक रहा होगा, BB का बॉन्ड वीक रहा होगा, और AB का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहा होगा। तो इसको हमने 10 कैलोरी हीट दी, इसको भी 10 कैलोरी हीट दी। यहाँ टोटल 2 बॉन्ड बनने में, मतलब एक में 13 जूल एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पे 26 जूल एनर्जी टोटल रिलीज हो गई, ठीक है। यानी कि 10 जूल यहाँ दी थी, यहाँ पे 10 जूल दी थी, 20 जूल टोटल दी, टोटल कितनी रिलीज हो गई, 26 जूल। ऐसा कब हुआ होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में स्ट्रांग रहा होगा। जितने पास आएंगे, दो बॉन्डिंग जितनी पास होगी, जितनी छोटी बॉन्ड होगी, उतनी ज़्यादा रिलीज होती है हीट, एंथैल्पी उतनी ज़्यादा मतलब रिलीज होती है, ठीक है। तो दिया कितना था, 20, निकला कितना, 26, चेंज इन एंथैल्पी कितना आया, -6। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, नेगेटिवली डिविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन का, ओके। चलिए फोर्थ क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ थ्योरेटिकल। तो P ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन P थ्योरेटिकल, ये तो पहले ही यही केस ही लिया, ये भी एक पॉइंट हो सकता है, और P ऑब्जर्व्ड लेस देन P थ्योरेटिकल हो जाएगा। एग्जांपल्स देख लीजिए अब अच्छे से क्या क्या है। पॉजिटिवली डिविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन के जो एग्जांपल है, जब P ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन P थ्योरेटिकल हो जाता है और डेल्टा H पॉजिटिव होता है, मतलब ग्रेटर देन 0 होता है, डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम ग्रेटर देन 0 होता है, इस सारी कंडीशन में उसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। एग्जांपल्स हैं आपके मिथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एसीटोन, है ना। एसीटोन क्या होता है, CH3COCH3, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं।
और उसके कार्बन बढ़ाते जाइए तो भी वो एसीटोन कहलाएगा। मतलब क्या है कि ऐसे समझिए एसीटोन क्या होता है। मान लीजिए कोई CH3 ग्रुप यहाँ है, मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे फिर CH3 है, तो ये भी एसीटोन कहलाएगा, है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये CH3 की जगह C2H5 होता है ना, तो भी ये क्या कहलाता है, एसीटोन ही कहलाता है। यहाँ भी C2H5 होता, C3H8 होता, इस तरीके का कुछ होता, C3H7 होता। तो कुछ भी हो, बस यहाँ पे बीच में कार्बन हो और ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से वो जुड़ा हो और अगल बगल मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल कोई भी ग्रुप लगा हो, उसको हम लोग कीटोन बोलते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट कीटोन कौन सा होता है, CH3COCH3। ऑर्गेनिक हम लोग को पढ़ना है, वहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस एसीटोन।